हेलो स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हरियाणा बोर्ड क्लास 12 भूगोल यानी हिंदी मीडियम वालों के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हिंदी में, ये मतलब कि बेसिकली जियोग्राफी हिंदी में, ठीक है, 2023 के लिए। चलो शुरू करते हैं। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं CCL क्लास। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, अगर आपको क्लास 12 भूगोल के बाकी टॉपिक्स की वीडियो देखनी है, मैप वर्क या फिर जो है MCQ की वीडियो देखनी है, तो डिस्क्रिप्शन में पहला ही लिंक है, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो। अगर आपको ये सारे क्वेश्चन लिखे हुए चाहिए, यहाँ वीडियो में टाइम खोटी नहीं करनी है, तो एक वेबसाइट बता देता हूँ, cclchapter.com। इस वेबसाइट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सेक्शन में तुमको जाना है और वहाँ पर तुमको ये सारे क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूँ वीडियो में, ये सारे क्वेश्चन लिखे हुए मिल जाएंगे। अब शुरू करते हैं वीडियो को। पहले हम 5 मार्क्स के क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि 5 मार्क्स के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। 5 क्वेश्चन आएंगे आपके पास टोटल, ठीक है, जो कि होंगे 25 नंबर के। कहने को तो 5 क्वेश्चन है, लेकिन आपको 10 क्वेश्चन दिए जाएंगे, उनमें से 5 करने रहेंगे। यानी कि हर एक क्वेश्चन आपको और में दिया जाएगा। एक क्वेश्चन और करेंगे, फिर दूसरा क्वेश्चन, फिर और करेंगे, और फिर ये। तो इस तरीके से आपको 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे और 25 नंबर के रहेंगे। अब पहले आपको इसीलिए मैंने जो है पहले बड़े क्वेश्चंस प्रोवाइड कराए हैं, क्योंकि बहुत सारे आने वाले हैं आपके पेपर में। पास होने के लायक तो यही दे देंगे, बाकी पढ़ो ना पढ़ो, है ना। तो इसलिए ज़रूरी है ये। और इनको जो है मैंने ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है, बहुत लिमिटेड से क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे से पढ़ने हैं। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों की व्याख्या कीजिए। भारत की जनसंख्या घनत्व का राज्य स्तरीय विश्लेषण कीजिए। विश्व में जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्तियों का वर्णन कीजिए। विश्व जनसंख्या के 2 गुना होने की अवधि का विश्लेषण कीजिए। भारत में नगरीय जनसंख्या का वर्णन कीजिए। जनसंख्या, पर्यावरण और विकास, ये 3 टॉपिक है, इन पर एक निबंध लिखिए। मतलब मिक्स मसाला करना है सारे का, सबका जो है टॉपिक बात करनी है थोड़ी थोड़ी सी। 5 नंबर में देखो एक काम जरूर करना है। अगर आपको जो है 5 मार्क्स का क्वेश्चन है और उसको जो है आपको आंसर लिखना है, कोई कारण पूछा गया है या वैसी चीज़ें पूछी गई है ना जिसमें आप पॉइंट बना सकते हो, जरूर से पॉइंट ही बनाने हैं आपको आंसर में। और पॉइंट कितने बनाने हैं? 5 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए आपको जो है लगभग 6 से 7 पॉइंट बनाने हैं। अगर आपके पॉइंट्स 2-2 लाइन में जा रहे हैं तो 5 पॉइंट भी सफिशिएंट रहेंगे। और वैसे ही जो आपको अगर 3 मार्क्स का जो क्वेश्चन है उसके लिए आपको 3 से 4 पॉइंट्स बनाने हैं। 2 मार्क्स में सबको पता लग गया होगा, 2 से 3 पॉइंट बनाने। तो ऐसे रहेगा पैटर्न पॉइंट्स बनाने का। और पॉइंट बनाने पे टीचर आपको ज़्यादा नंबर देगा। अगर आप बकवास ऐसे ही छाप दोगे सीधा पैरे में, उससे ज़्यादा नंबर मिलते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में नगरीय जनसंख्या का वर्णन कीजिए। जनसंख्या, पर्यावरण, ये तो हो गया ना हमारा, या फिर रिपीट हुआ है? अच्छा, यहीं पे थे हम ऑलरेडी। जनसंख्या परिवर्तन के घटकों का उल्लेख कीजिए। संसार के सघन और विरल जनसंख्या वाले क्षेत्रों का वर्णन कीजिए। सघन होते हैं जैसे जहाँ पे भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा होती है, विरल होते हैं जहाँ पे कोई रहता नहीं, जैसे ध्रुव वगैरह हो गए। तो उन दोनों के बारे में वर्णन करना है हमको। भारत में जनसंख्या वृद्धि की विभिन्न अवस्थाओं का वर्णन कीजिए। भारत की जनसंख्या के व्यावसायिक संगठन का विवरण दीजिए। भारत की जनसंख्या के धार्मिक संगठन की विवेचना कीजिए। भारत में जनसंख्या वितरण की असमानताओं का वर्णन कीजिए कि अलग अलग जगह पे अलग अलग लोग रहते हैं, कहीं पे भीड़ है, कहीं पे बिल्कुल कोई नहीं रहता, तो उसके बारे में हमको बताना है। जनसंख्या की आयु, लिंग, संरचना की भौगोलिक व्याख्या कीजिए। जनसंख्या की व्यावसायिक संरचना का विस्तृत वर्णन कीजिए। भारत में मलिन बस्तियों की समस्याओं का वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लिख भी रखा है मैंने, मोस्ट इंपॉर्टेंट, लगभग 80% एग्जाम्स में आ चुका है। रट लो भाई इसको तो बिल्कुल से। स्वेज नहर मार्ग का विस्तार से वर्णन कीजिए। पनामा नहर मार्ग का विस्तार से वर्णन कीजिए। ये 2 नहर जो हैं ये मैप में भी आपको देखने को मिलती है। मैप के अलावा जो है 1 मार्क्स के सिंपल क्वेश्चन, 2 मार्क्स के क्वेश्चन भी देखने को मिलते हैं इन नहरों पे। इनको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेना कि कहाँ से कहाँ तक ये कैसे कनेक्टेड है वो वगैरह। भू निम्नीकरण पर एक नोट लिखिए। भू निम्नीकरण को कम करने के उपाय सुझाइए। रेल मार्गों के विश्व वितरण का वर्णन कीजिए। विश्व के किन्हीं 2 पार महाद्वीपीय रेल मार्गों का वर्णन कीजिए। हुगली औद्योगिक प्रदेश की व्याख्या कीजिए। अब ये देखो, औद्योगिक प्रदेश जो है अलग अलग जगह दे सकते हैं आपको, जरूरी नहीं है हुगली ही देंगे। देखो, गुजरात औद्योगिक प्रदेश, मुंबई पुणे औद्योगिक प्रदेश, मुंबई पुणे वाला बहुत ज़्यादा आ रहा है एग्जाम में। भारत में सूती वस्त्र उद्योग का वर्णन कीजिए, कैसे कहाँ पर मेन सेंटर वगैरह है। भारत में छोटा नागपुर औद्योगिक प्रदेश के उद्योगों का वर्णन कीजिए कि यहाँ पे कौन कौन से उद्योग लगे हुए हैं। भारत में सूती वस्त्र उद्योग की अवस्थिति के कारकों की व्याख्या कीजिए। कच्चे माल पर आधारित उद्योगों का वर्गीकरण कीजिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। देखो, मैंने ऐसे सभी क्वेश्चन पे नहीं लिखा भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जिन पे लिखा हुआ है उनकी प्रोबेबिलिटी 30 से
80% के बीच में जिनकी है ना, मतलब उनके चांसेस ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा एग्जाम में आने के, जो आ चुके हैं ऑलरेडी इतने से इतने परसेंट से इसके बीच में। तो वही क्वेश्चंस जो है मैंने डाले हैं यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट में। बाकी अगर कोई क्वेश्चन 2 बार या 1 बार आया है तो उनके ऊपर मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं लिखा है, लेकिन पढ़ के जरूर जाने, क्योंकि हो सकता है नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट वो बन जाए, तो जरूर से आपको पढ़ के जाने हैं। उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग की संकल्पना की व्याख्या कीजिए। भारत में चीनी उद्योग के वितरण और उत्पादन का वर्णन कीजिए। अब ये 2 चीज़ें होती है, एक वितरण एक उत्पादन। इसमें आपको अलग अलग टॉपिक्स दे सकते हैं, चीनी हो सकती है, चाय, धान, अलग अलग चीज़ें दे सकते हैं वो आपको, और यही चीज़ें जरूर से पढ़नी है आपको, मेन फसलों की तो जरूर पढ़नी है। धान की कृषि हेतु अनिवार्य भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन कीजिए, यानी कि कैसा मौसम चाहिए, कितना पानी चाहिए, कितनी बारिश चाहिए, वो सारी चीज़ें बतानी है। और भारत में धान के उत्पादन और वितरण, यही वितरण और उत्पादन कह लो, उत्पादन वितरण को दर्शाइए। भारत में सूती वस्त्र उद्योग के वितरण और उत्पादन का वर्णन कीजिए। भारत की नई औद्योगिक नीति की 3 प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। भारत में लौह इस्पात उद्योग काफ़ी फेमस उद्योग है, जो कि भारत की कह सकते हो कि एक मेन जो संरचना बनाता है वो यही उद्योग है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है और इसीलिए एग्जाम में भी इम्पोर्टेंट ही रहता है ये। भारत में उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। भारत में परिवहन के प्रमुख साधन कौन से हैं? देखो बहुत सारे साधन हैं, सबके बारे में तुमने पढ़ा होगा और सबको अच्छे से पढ़ लेना, एग्जाम में बहुत आते ही हैं। उनके विकास हेतु प्रभावित करने वाले कारकों की चर्चा कीजिए। भारत में लिंग अनुपात की विवेचना कीजिए। आयु लिंग पिरामिड से क्या अभिप्राय है? इसके विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए। विश्व के विभिन्न भागों में आयु लिंग में असंतुलन के लिए उत्तरदायी कारकों और व्यावसायिक संरचनाओं की विवेचना कीजिए। जनांकीय संक्रमण सिद्धांत की विभिन्न अवस्थाओं की व्याख्या कीजिए। विश्व के किन्हीं 4 प्रमुख महासागरीय मार्गों के नाम बताइए। देखो वैसे तो थोड़े बहुत एक्स्ट्रा ही पढ़ लेना, 4 से काम नहीं चले तो एक्स्ट्रा पढ़ लेना 2-4 और, मतलब जितने भी हैं सारों के बारे में तुम्हें थोड़ा राउंड ऑफ आइडिया तो होना चाहिए। वह किसी एक का विस्तार से वर्णन भी कीजिए। शोर प्रदूषण के कारण प्रभाव और उपायों का वर्णन कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, ये लगभग 80% एग्जाम के आसपास आ रखा है ये क्वेश्चन भी। अब इसमें क्या पूछा जाता है, देखो क्वेश्चन सेम नहीं आता हर बार थोड़ा सा छेड़खानी कर देते हैं क्वेश्चन में। शोर प्रदूषण के कारण प्रभाव और उपायों का वर्णन कीजिए। ये 3 चीजें, एक ये, ठीक है। कभी तो हमसे जो है तीनों पूछ लेंगे, कभी हमसे पूछेंगे शोर प्रदूषण के कारण प्रभाव का वर्णन कीजिए, कभी पूछेंगे कारण और उपायों का वर्णन कीजिए, कभी पूछेंगे प्रभाव और उपाय। एक क्वेश्चन याद कर लो अच्छे से ये वाला, और इसमें से ये वाला पूरे का पूरा भी दे सकते हैं, पोर्शन बना के भी दे सकते हैं, बट ये देंगे जरूर, ठीक है। बहुत हाई चांसेस है, किसी ना किसी सेट में अब की बार भी जरूर मिलेगा, ये देख लेना तुम। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के इतिहास का वर्णन कीजिए। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के क्या आधार हैं? उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। जल प्रदूषण की विस्तृत व्याख्या कीजिए कि जल प्रदूषण क्या होता है वगैरह वगैरह। भारत में जल प्रदूषण की प्रकृति का वर्णन कीजिए। मानव विकास के सामाजिक सशक्तिकरण के सूचकों की व्याख्या कीजिए। मानव विकास के विभिन्न उपागमों का वर्णन कीजिए। मानव विकास के 4 स्तंभों का वर्णन कीजिए। मानव विकास अवधारणा के अंतर्गत समता और सतत पोषणीयता से आप क्या समझते हैं? भारत में विभिन्न प्रकार के सड़क मार्गों का वर्णन कीजिए। इनके अलग अलग जो रास्ते हैं ना, हमने जो है देखे कुछ बड़े रास्ते होते हैं, सुपर हाईवे वगैरह, कुछ छोटे रास्ते होते हैं, उनके बारे में बताना आपको, मतलब सड़कों के प्रकार कितने हैं वही बताने हैं। और ये ध्यान रखना है, ये काम के इनमें से एक एक प्रकार को, स्पेशली बड़े हाईवे वगैरह उनको एग्जाम में पूछ भी लेते हैं, एग्जाम में अलग से 2 नंबर का क्वेश्चन डाल के पूछे जाते हैं वो। भारत में तेल और गैस पाइपलाइन परिवहन का वर्णन कीजिए। तेल और गैस पाइपलाइन कैसे क्या काम करते, क्या फायदे वगैरह बताने हैं। भारत में वायु परिवहन का विस्तृत वर्णन कीजिए। सड़क परिवहन के महत्व का वर्णन कीजिए। महत्व का मतलब होता है कि सड़क परिवहन के फायदे वगैरह बताने, लाभ कह लो, लाभ भी वही चीजें होंगी। भारत में आंतरिक व समुद्री जल मार्गों का वर्णन कीजिए। पतनों का नौभार के अनुसार वर्गीकरण कीजिए। वायु प्रदूषण के विभिन्न कारण और प्रभाव कारणों का वर्णन कीजिए। प्रवास क्या है? प्रवास यानी अपना घर छोड़ के किसी दूसरे के घर में चले जाना, उसको प्रवास कहते हैं। यानी बेसिकली अपना शहर या अपना देश छोड़ के बाहर जा चुके होते हैं हम, वहीं रहने भी लग जाते हैं, कुछ लोग जो है वापस आ जाते हैं, इसी को हम बेसिकली प्रवास जानते हैं, प्रवास के नाम से जानते हैं। प्रवास के कारणों का वर्णन कीजिए। ज़्यादातर लोग जो प्रवास है वो रोजगार की तलाश में करते हैं, रोकड़ा सबको चाहिए और उसी रोकड़े के लिए लोग प्रवास करते हैं। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, जरूर से अच्छे से पढ़ना प्रवास वाला। यहाँ पे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है प्रवास के, बट ये 2-3 क्वेश्चन है प्रवास के। प्रवास के सामाजिक जनांकीय परिणाम क्या क्या है?
भारत में अंतर्राष्ट्रीय प्रवास के कारणों की विवेचना कीजिए। इन तीनों क्वेश्चन में से छोटे छोटे क्वेश्चन भी बनाते हैं मिक्स करके, बट ज़्यादातर इन तीनों में से ही आपको टॉपिक पूछे जाएंगे। इनको 3 टॉपिकों को अच्छे से करना है आपको, ठीक है। मेन ध्यान रखना है इस वाले पे। कृषि उत्पादन में वृद्धि और प्रौद्योगिकी के विकास के महत्व का उल्लेख कीजिए। रोपण कृषि की मुख्य विशेषताएं बताइए। रोपण कृषि क्या होती है? जैसे हम पौधा उखाड़ के लगा देते हैं, जैसे चावल की खेती हो गई, और उन्हीं के विशेषताएं बतानी है आपको। और अलग अलग देशों में उगाई जाने वाली कुछ प्रमुख रोपण फसलों के नाम भी आपको बताने हैं। भारत में पेट्रोलियम संसाधनों पर एक विस्तृत टिप्पणी लिखिए। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के क्या लाभ है, मतलब क्या फायदे हैं। ग्रामीण बस्तियों के विभिन्न लक्षणों की विवेचना करें। भारत के आर्थिक विकास में सड़कों की भूमिका का वर्णन कीजिए। भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की बदलती प्रकृति पर एक टिप्पणी लिखिए। जनांकीय संक्रमण पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। भारतीय कृषि की समस्याओं का वर्णन कीजिए। ये भी बहुत बार आ चुका है, लगभग 50% एग्जाम में आया ये वाला क्वेश्चन। अब देखो हर एक क्वेश्चन पे ऐसे लिखा नहीं जाता ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट। हाँ, तो मैंने लिख रखे हैं बस मोस्ट इंपॉर्टेंट उस चीज़ के लिए। भारत में भाषा परिवारों के भौगोलिक वितरण का संक्षिप्त विवरण दीजिए। चलवासी पशुचारण और वाणिज्य पशुधन पालन में अंतर स्पष्ट कीजिए। अंतर देखो, एक चीज़ ध्यान रखना, जब अंतर स्पष्ट करने को पूछे ना, तो आपको एक बीच में, पेपर के बीच में एक लाइन खींचनी है ऐसे करके, और एक साइड में लिख लेना चलवासी, जो भी नाम दिए होंगे उन्होंने, या वाणिज्य तो वाणिज्य। और जैसे 5 नंबर का क्वेश्चन है तो दोनों साइड कम से कम 5-5 पॉइंट बताने आपको, इधर भी, और ऐसे फिर जो है डिब्बे में बंद कर दो। इसको बहुत ही खूबसूरत लगता है और टीचर 5 नंबर पूरे ही दे देता है। अगर हम वैसे लिखते हैं ना तो कई बार टीचर नंबर नहीं देता। पॉइंट बना के नहीं लिखोगे तो टीचर नंबर काटेगा ही काटेगा इस केस में, ऐसे क्वेश्चंस में तो जरूर से। जल संभर प्रबंधन क्या है? ये डेफिनेशन याद कर लेना, बहुत काम की है। क्या आप सोचते हैं कि यह सतत पोषणीय विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है? भारत में जनसंख्या घनत्व के स्थानिक प्रतिरूप पर एक निबंध लिखिए। भारत में अपरंपरागत ऊर्जा के साधनों पर एक नोट लिखें। विभिन्न प्रकार के चतुर्थ प्रकार की क्रियाओं का वर्णन कीजिए। मानव भूगोल के विषय क्षेत्र का वर्णन कीजिए। भारत में कोयले के उत्पादन और वितरण, ये चीज़ें तो पढ़नी है। अगर तुम पढ़ने बैठ रहे हो, एडिशनल क्वेश्चन कर रहे हो, तो उत्पादन और वितरण को जरूर पढ़ना क्वेश्चंस को। ये वाले क्वेश्चन आते हैं बहुत ज़्यादा, अलग अलग टॉपिक्स देते हैं, बट मेन टॉपिक हमने कवर कर लिए हैं नहीं क्वेश्चंस में, तो तभी मैं कह रहा हूँ कि इनको पढ़ के जरूर जाना, सारे क्वेश्चन को बहुत हेल्प मिलेगी। इनका वर्णन कीजिए। भारत में जल विद्युत पर एक निबंध लिखिए, यानी कि पानी से जो बिजली बनाते हैं, बांध बनाया, फिर उससे मोटर घुमाई, जो भी बोलते हैं जनरेटर वगैरह, और उसके बाद बिजली बनती है, टरबाइन वगैरह घूमती है उसमें। तो इस तरीके से इसके ऊपर पूरा डिटेल नोट लिखना है आपको। मानवों के प्रकृतिकरण की व्याख्या कीजिए। गहन निर्वाह कृषि से क्या अभिप्राय है? इसके 2 मुख्य प्रकारों का वर्णन भी कीजिए। परिवहन के कितने प्रकार होते हैं, कितने टाइप के परिवहन होते हैं, किसी एक प्रकार का विस्तृत वर्णन भी करना है। भारत में खनिज पेटियों के वितरण का वर्णन कीजिए, यानी भारत में खनिज की पेटियां कहाँ कहाँ पाई जाती हैं। और इसको जो है ना थोड़ा ध्यान रखना, मैप वाला चीज़ें भी पढ़ लेना, इसकी मैप में देख लेना, साथ में हेल्प मिलेगी, हो सकता है मैप में भी पूछ ले। मानव विकास प्राप्त करने हेतु कौन कौन से उपागम अपनाए जाते हैं, एक नोट लिखिए। भारत में चाय की कृषि के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन कीजिए। भारत में इसके उत्पादन और वितरण का उल्लेख करें। गहन जीवन निर्वाह कृषि के प्रमुख लक्षण क्या हैं? किसी एक गहन जीवन निर्वाह फसल के उत्पादन और वितरण को विभिन्न देशों में दर्शाइए। भारत में 1901 से 2011, यानी कि लगभग कितने साल होते हैं ये, 111 साल, तो इतने सालों तक का नगरीकरण की प्रवृत्तियों पर एक नोट लिखे कि क्या क्या परिवर्तन वगैरह में देखने को मिले नगरीकरण में, खास तौर पे, ठीक है। भारत में लौह अयस्क के उत्पादन और वितरण का वर्णन कीजिए। परिवहन और संचार सेवाओं की सार्थकता को विस्तार पूर्वक स्पष्ट करें। भारत की जनसंख्या के व्यावसायिक संगठन का विवरण दीजिए। तो ये थे हमारे टोटल 5 मार्क्स के क्वेश्चन। देखो आपको लग रहे होंगे भाई 89 क्वेश्चन कौन याद करेगा। देखो एक्चुअली ये भी तो देखो, मेरे को 4 सेट बनाने हैं। अब 4 सेटों का अगर हिसाब लगाएं तो एक सेट में आएंगे 10 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन मेरे को बनाने हैं। अब 40 में ऐसा तो है नहीं मैं 40 के 40 आपको बोलूँगा भैया ये 40 कर लो, तो इसीलिए मैंने थोड़े एडिशनल बनाए हैं। ये सारा पूरा पेपर एनालिसिस है काफ़ी ईयर्स का, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन पढ़ने हैं आपको, बहुत सारे क्वेश्चन अलग अलग सेट्स में जो आपको देखने को मिलेंगे, तो जरूर से अच्छे से पढ़ना है इनको। और छोटे क्वेश्चन भी बनते हैं इनमें से, जरूरी नहीं है बड़े क्वेश्चन में आए, छोटे क्वेश्चन में भी कई बार पूछ लिए जाते हैं।
अभी देखते हैं, देखो 3 नंबर के और 2 नंबर के क्वेश्चन ज़्यादा नहीं आते, तो ठीक ठाक ही क्वेश्चन मिलेंगे इसमें आपको 3-2 मार्क्स में। फिर उसके बाद 1 मार्क्स में थोड़े से ज़्यादा मिलेंगे, और उसका कारण यही है क्योंकि 1 मार्क्स के भी एग्जाम में ज़्यादा आते हैं। अब 3 मार्क्स के देखते हैं। जनसंख्या संगठन से क्या तात्पर्य है? विश्व में जनसंख्या का घनत्व असमान क्यों है? यानी कि कहीं पहाड़ है यार, कहीं पे ज़मीन है, कहीं पे पानी है, कहीं पे नहीं है। तो अलग अलग कारण होते हैं जिसकी वजह से जनसंख्या कहीं ज़्यादा रहती है, कहीं कम रहती है। तो वही हमको लॉजिक देना है पूरा कि क्यों है ये ऐसा। हासमान जनसंख्या को प्रदर्शित करने वाले आयु लिंग पिरामिड का वर्णन कीजिए। इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र का सिंचाई पर क्या सकारात्मक प्रभाव पड़ा? ये भी कई बार आ चुका है एग्जाम में कि क्या ये जो नहर बनाई गई थी सिंचाई के लिए, इसका क्या फ़ायदा हो, फसलों का पैदावार वगैरह बढ़ी। पॉइंट बना के देने आंसर, ठीक है, 3 से 4 पॉइंट बता देना सफिशिएंट है। भारत के विदेशी व्यापार की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। मानव भूगोल किस प्रकार अन्य सामाजिक विज्ञानों से संबंधित है? मानव भूगोल के उप क्षेत्रों के नाम लिखने हैं हमको। ग्रामीण बस्ती प्रतिरूप को मित्र की सहायता से दर्शाइए। मित्र द्वितीयक, ये मित्र की सहायता से कैसे दर्शाएंगे? चित्तर की सहायता से होना चाहिए था ना, मित्र क्या करेगा यहाँ पे? चित्तर है ये, ठीक है, मित्र नहीं है, चित्तर है। चित्तर, चित्तर की सहायता से दर्शाना है हमको, मतलब डायग्राम बनाना है। और एक चीज़ जरूर ध्यान रखना, डायग्राम बनाते टाइम पे डायग्राम पेंसिल से बनाना है, पेन से नहीं छाप देना उधर। और साथ में मैप जो भरोगे आप, मानचित्र भरोगे, उसको भी पेंसिल से भरना है, पेन से मत भरने लग जाना, फिर टीचर जो है नाराज हो जाएगा तुमसे नहीं तो। द्वितीय क्रियाकलापों की संक्षिप्त व्याख्या कीजिए। सतत पोषणीय विकास की संकल्पना क्या है? चतुर्थक क्रियाकलापों के महत्व का वर्णन कीजिए। भारत में मानव विकास के सामाजिक संकेतकों की व्याख्या कीजिए। भारत में चावल की कृषि का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। नगरीय बस्तियों की किन्हीं 3 समस्याओं का वर्णन कीजिए। नगरीय के साथ जो है ना, साथ में ग्रामीण भी पढ़ लेना, इसमें ग्रामीण बस्तियों की क्या क्या समस्याएं होती है। नगरीय बस्तियों की पर्यावरणीय समस्याओं की व्याख्या कीजिए। प्रशासनिक नगर क्या है? उदाहरण भी देने हैं साथ में। गुच्छित और परिरक्षित बस्तियों में अंतर स्पष्ट करें। ग्रामीण और नगरीय बस्तियां क्या है? यानी कि गांव वाली बस्तियां, नगर वाली होती है। तो इसे किसे कहते हैं? डेफिनेशन देनी है हमको, इनकी विशेषताएं भी साथ में लिखनी है। 1-2 विशेषताएं बता देना। दो लगभग मेरे हिसाब से 2 नंबर का ये रहेगा, 1 नंबर का ये, ऐसे करके 3 नंबर का दिया गया है। सहत बस्तियों तथा प्रकीर्ण बस्तियों में अंतर स्पष्ट कीजिए। ये जो बस्तियां ना अलग अलग टाइप के हम पढ़ रहे हैं, इनको पढ़ लेना, इनकी डेफिनेशन अच्छे से याद करना है। एग्जाम में 1 मार्क्स में, 2 मार्क्स के क्वेश्चन में भी दे दी जाती है। नम बिंदु बस्तियां क्या है? इनके कोई 2 लाभ लिखिए। भू निम्नीकरण के मुख्य कारण क्या है? संभववाद का संक्षिप्त विवरण दीजिए। सूखा संभावी क्षेत्र विकास कार्य, ये कार्यक्रम चलाया गया था, ये पूरा ये नाम है उसका। इसके उद्देश्य लिखिए, कई बार आ चुका है, 2-3 बार एग्जाम में, तो इसको भी आपको अच्छे से करना है। देखो हर एक क्वेश्चन पे इंपॉर्टेंट नहीं लिखा जाता यार, बहुत काम के क्वेश्चन होंगे ना जो, उन पे ही लिखता हूँ मैं। भारत में वायु परिवहन के क्षेत्र में 2 कंपनियां हैं, एक है एयर इंडिया, एक है इंडियन। इन दोनों के योगदान की विवेचना कीजिए कि इन्होंने क्या क्या योगदान दिया है। पाइपलाइन परिवहन के लाभ और हानियों की विवेचना कीजिए कि क्या फ़ायदे हैं, मतलब पानी वानी पहुंचाना, तेल वेल पहुंचाना, उसमें तो बढ़िया है। अब आदमी पहुंचाना तो कैसे पहुंचाएगी, पाइपलाइन में घुसेड़ के थोड़ी ना पहुंचाएंगे। तो हानियाँ भी हैं बहुत सारी इसकी, तो इनके बारे में ही आपको बताना है। अब ये मत करना कि 3 पॉइंट ही बनाए आपने सारे, 3 लाभ बताने हैं, 3 हानियाँ, ठीक है। और कोशिश करना, मैं तो रिकमेंड करूँगा इसको थोड़ा एडिशनल बड़े लेवल पे पढ़ो, कम से कम 5 से 6 पॉइंट करो लाभ के, 5 से 6 पॉइंट करो हानियों के, क्योंकि हो सकता है बड़े क्वेश्चन में ये पूछा जा सकता है, प्यारा क्वेश्चन है ये। वृद्धि एवं विकास में अंतर बताइए, क्या है वृद्धि, क्या होती है, विकास क्या होता है। स्नानगर, महानगर एवं विश्व नगरी को परिभाषित करें। जल संभर प्रबंधन क्या है? निश्चयवाद का संक्षिप्त विवरण दीजिए। हुगली औद्योगिक प्रदेश की 3 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। कार्यों के आधार पर नगरों का वर्गीकरण करें। मानव विकास अवधारणा के अंतर्गत समता और सतत पोषणीयता, इसे जो है आप क्या समझते हैं, मतलब इनकी डेफिनेशन बतानी है एक्चुअल में। पतन और पोताश्रय में अंतर स्पष्ट कीजिए। मानव विकास अवधारणा के अंतर्गत सतत पोषणीयता से आप क्या समझते हैं? पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम कहाँ कहाँ पर आरंभ किए गए हैं? द्विपक्षीय व्यापार और बहुपक्षीय व्यापार, इन दोनों में अंतर स्पष्ट करना है। अब ये देखो एक चीज़ यहाँ जरूर ध्यान रखनी है तुमको, जैसे अंतर वगैरह आ गए, ऐसी चीज़ें आ गई, तो हो सकता है आपसे 2 नंबर में यही पूछ ले बहुपक्षीय व्यापार क्या है। तो इससे डरना नहीं है, क्योंकि तुमने 3 नंबर में पढ़ लिया, तो वहाँ 2 नंबर में अगर दिया भी होगा तो मैंने हटा दिया वो चीज़ें, ताकि कम से कम क्वेश्चन आपको मिले।
अब इनको अगर अच्छे से नहीं करोगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी ऐसी चीज़ों की। विश्व WTO विश्व व्यापार संगठन यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसके आधारभूत कार्य कौन कौन से, मतलब ये क्या काम करता है, क्यों ही बना रखा है ये। मानव विकास सूचकांक के आधार पर देशों का वर्गीकरण किस प्रकार किया जाता है। खंडीय नियोजन तथा प्रादेशिक नियोजन में अंतर स्पष्ट कीजिए। ग्रामीण बस्तियों की समस्याएं लिखिए कि गाँव, ये देखो पूछ लिया, मैं कह रहा था भैया ग्रामीण बस्तियां कहाँ रह गई, सिर्फ शहरी बस्तियों की पूछ रहे थे, ये लो पूछ लिया आपसे ही। महानगर क्या होते हैं, ये नगरीय संकुलों से किस प्रकार भिन्न होते हैं। कृषि सेक्टर में भारतीय अमीकों का ये अमीको क्या होता है भाई, श्रमिक होना चाहिए मोस्ट प्रोबेबली, तो भारतीय श्रमिक होना चाहिए था, श्रमिकों हो जाते हैं छोटी मोटी आ रहे तो श्रमिकों का सर्वाधिक अंश संलग्न है, स्पष्ट कीजिए। यानी कि खेती में सबसे ज़्यादा लोग श्रमिक है ना, मजदूर जो लोग हैं वो सबसे ज़्यादा कहाँ जुड़े हुए हैं, खेती से। सबको पता है ये बात, तो गाँव में रहते हैं, गाँव में खेती करते हैं और वहीं पर अपना पालन पोषण करना, उसी के बारे में आपको स्पष्ट करना है थोड़ा सा। इसको मैं अपडेट कर दूँगा वेबसाइट पर यार यहाँ पे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अभी देखो ये ज़्यादा क्वेश्चन नहीं दिए, 3-3 नंबर के लिमिटेड क्वेश्चन है आपके लिए अभी जो है, क्योंकि 5 के आसपास क्वेश्चन देंगे आपको 3-3 नंबर के भी, वैसे ही जो देंगे आपको 2 नंबर के, और इतने से क्वेश्चन आपको 2 नंबर के भी दिए गए हैं। 2 मार्क्स क्वेश्चन देखते हैं भैया हम। जनसंख्या संगठन से आप क्या समझते हैं। किसी क्षेत्र की विस्तारित होती जनसंख्या को प्रदर्शित करने वाले आयु लिंग पिरामिडों की व्याख्या कीजिए। भारत में श्रमजीवी जनसंख्या के संगठन की व्याख्या करें। स्वेज नहर, देखो ये आ गई हमारी स्वेज नहर, इसके दोनों किनारों पर कौन से शहर बसे हुए हैं। अब वो देखो हमने 5 नंबर में पढ़ लिया था, मैं चाहता तो हटा देता, लेकिन तुम्हें दिखाने के लिए रख रखा है ये क्वेश्चन संभाल के। खनन को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। असम राज्य, असम में क्या मिलता है, पेट्रोलियम मिलता है, चाय मिलती है, बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। तो 2 पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्रों के नाम हमको बताने हैं असम के। भारत में बच्चों के घटते लिंग अनुपात के 2 कारण देने हैं। नवनिश्चय, इसके जो है ना 2 कारण की बजाय 3-4 कर लेना, क्योंकि हो सकता है 3 नंबर में भी इस क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। नवनिश्चयवाद की संक्षिप्त व्याख्या कीजिए। अब देखो ये वाला क्वेश्चन बहुत प्यारा था, ये सेम क्वेश्चन 2 नंबर में आ रखा है और यही क्वेश्चन 3 नंबर में भी पूछा जा चुका है। तो कहीं भी पूछ रहे हैं, बट यहाँ ज़्यादा पूछ रहे तो मैंने उधर से हटा दिया। तो देखो आपको एक बार याद करना है, इसलिए मैं रिपीट नहीं कर रहा क्वेश्चन को। चलवासी पशुचारण, इससे आप क्या समझते हैं, इसकी डेफिनेशन बतानी है हमको। प्रवास को प्रभावित करने वाले अपकर्ष और प्रतिकर्ष कारक क्या क्या हैं। नाभिकीय ऊर्जा उत्पादन में प्रयुक्त 2 खनिजों के नाम बताने हैं। मिश्रित कृषि की संक्षिप्त व्याख्या कीजिए। मिश्रित कृषि क्या होती है एक्चुअल में, वो खेती जिसमें हम बहुत सारी फसलें, जैसे गेहूं के साथ गन्ना उगा दिया, गन्ने के साथ, जैसे सिंपल देखते हैं हम गांव में रहते हैं ना, गांव में गेहूं के साथ खरबूजे उगा लेते हैं हम लोग, तो वो मिश्रित कृषि होती है, ठीक है। अब देखो मैंने ऐसा उदाहरण ढूंढ के दिया तुम्हें जो देखने को मिल जाएगा तुमको। वर्षा जल संग्रहण की संक्षिप्त व्याख्या कीजिए। वर्षा जल संग्रहण, बारिश हुई छमाछम और उसको जो है तुमने सारे पानी को इकट्ठा कर लिया एक टैंक के अंदर, उसी को हम कहते हैं वर्षा जल संग्रहण। उस पानी से फिर आप इस्तेमाल करो, खेती में इस्तेमाल करना है वहाँ करो, या फिर जो है तुमको जो पीने में करना है, क्योंकि बहुत सारी जगह, ज़्यादातर हम वर्षा जल संग्रहण उन्हीं इलाकों में ज़्यादा देखने को मिलता है जहाँ पे पानी की किल्लत होती है। तो ये बहुत काम की चीज़ है, वैसे भी करना चाहिए, तो फ़ायदेमंद चीज़ है, इसके बारे में अच्छे से पढ़ लेना। अशोधित मृत्यु दर की गणना किस प्रकार की जाती है। पार महाद्वीपीय रेल मार्ग किसे कहते हैं, मतलब कि एक महाद्वीप को दूसरे महाद्वीप से जोड़ते हैं जो, उन्हीं को कहते हैं हम रेल मार्ग, पार महाद्वीपीय रेल मार्ग। मानव भूगोल की 4 शाखाओं के नाम बताने हैं आपको। अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत से आप क्या समझते हैं। 2 प्रकार के स्रोत होते हैं ना, एक परंपरागत एक अपरंपरागत, दोनों को पढ़ लेना आपको, और दोनों के साथ में उदाहरण भी याद करने हैं, वो भी काम के हैं, पूछे जा सकते हैं 1 मार्क्स के या 2 मार्क्स के क्वेश्चंस के थ्रू। विश्व में चिकित्सा पर्यटन के क्षेत्र में तेजी से उभरते हुए देशों के नाम लिखिए। सहत बस्तियां क्या है, ये जो बस्तियां आएंगी ना अब सारी, ये हमने 3 नंबर के क्वेश्चन में अंतर वगैरह के टाइप में हमसे ऑलरेडी पूछी जा चुकी है, बट मैंने फिर भी छोड़ दी कि भैया तुम अलग से भी तुम आलसी बन गए तो तुम फिर भी याद कर लोगे इनको। खंडीय नियोजन क्या है, जीवन पर्यंत प्रवासी और पिछले निवास के अनुसार प्रवासी में अंतर स्पष्ट कीजिए। बस्तियों के वर्गीकरण के क्या आधार है, मतलब किस आधार पर हम बस्तियों का विभाजन करते हैं। स्वर्णिम चतुर्भुज से आपका क्या अभिप्राय है। देखो अलग अलग प्रकार के रोड होते हैं, सड़कें होती है, तो उनके बारे में जो है ज़्यादा पॉपुलर तो यही हमें देखने को मिलती है, क्योंकि ज़्यादा काम की है एक्चुअल में।
मानव विकास सूचकांक मापने के संकेतक कौन कौन से हैं? संचार से आपका क्या मतलब है? हेलो हेलो, वही है संचार हमारा, समझ गए होगे तुम। उत्तरी भारत के अधिकांश राज्यों में मानव विकास के निम्न स्तरों के 2 कारण बताइए। पार महाद्वीप, अरे फिर आ गया भाई क्वेश्चन। देखो मैंने कोशिश तो करी है यार, पूरे मैं आपके लिए मिनिमम क्वेश्चन ला पाऊँ और साथ में रिपीट ना हो क्वेश्चन, फिर भी हो जाता है एक आध तो। प्रवास के सामाजिक परिणाम क्या हैं? गैरीसन नगर क्या होते हैं, इनके क्या काम होते हैं? प्रवास के आर्थिक परिणाम क्या हैं? बस्तियों के वर्गीकरण के क्या आधार हैं? जल परिवहन के क्या फायदे होते हैं? तृतीयक क्रियाएं क्या है? देखो क्रियाओं में तो सारी पढ़ लेना, प्राथमिक भी, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक, सारी 1 2 3 4 सारी क्रियाएं पढ़ लेनी है आपको। डेफिनेशन तो जरूर याद करनी है कम से कम उनकी, क्योंकि कोई सी भी रैंडमली हमसे पूछ लेते किसी भी 3 या देखो 3 2 या 1 इनके अंदर ही पूछेंगे, इससे बड़ा नहीं देंगे इनमें से। ग्रामीण बस्तियों के प्रतिरूप किन कारकों पर निर्भर करते हैं? सतत पोषणीय विकास की संकल्पना को परिभाषित कीजिए। जन्म दर और मृत्यु दर, बहुत ही आसान क्वेश्चन है तो, और इसमें आपको अंतर बताना है, जन्म दर क्या होता है, मृत्यु दर क्या होता है, ये बताना है। भारत के उत्तरी राज्यों में निम्न मानव विकास स्तर होने की कोई 2 कारण बताइए। कम क्यों है? क्योंकि उत्तरी राज्यों में जंगल वगैरह, पहाड़ वगैरह तो होंगे, ऑब्वियस सी बात है। चलो, मानव विकास को परिभाषित कीजिए, क्या होता है? मरुस्थलीय प्रदेशों में गांव के अवस्थिति के कौन से मुख्य कारक होते हैं? चतुर्थ सेवाओं का वर्णन कीजिए, लो पूछ लिया आपसे। गुच्छित बस्तियां क्या होती हैं? मैंगनीज के कोई 2 फायदे बताइए, क्या क्या फायदे हैं? आयु संरचना का क्या महत्व है? प्राथमिक क्रियाएं क्या है? देखो रैंडमली पूछ रहे हैं, कभी कोई सी क्रिया कभी कोई सी। भारत की ग्रामीण बस्तियों के 4 मुख्य प्रकार लिखिए। जल संभर प्रबंधन क्या है? देखो 5 नंबर में बोला था मैंने आपको, अभी 2 नंबर में मिल ही गया, कहीं ना कहीं रिपीट हो जाते हैं यार ये चीज़ें, इसीलिए मैंने 5 नंबर के पहले करवाए आपसे। अभी देखते हैं 1 मार्क्स के क्वेश्चन, लास्ट टॉपिक हमारा 1 मार्क्स के क्वेश्चन, क्योंकि देखो ये जो है थोड़े से ज़्यादा आते हैं, आपने भी देखा होगा एग्जाम में। अगर आपने पेपर का डिज़ाइन नहीं देखा ना, पेपर कैसा आएगा, कौन से क्वेश्चन आएंगे, मैंने पूरा पेपर दिखा रखा आपको कि ऐसा सा पेपर आपका आएगा। तो वो वाली वीडियो अगर नहीं देखे, वो वाली वीडियो देख लेना, एडिशनल हेल्प आपको मिल जाएगी। फिलहाल जो हम 1 मार्क्स के क्वेश्चन देखते हैं, ये 100 के आसपास है, 100 प्लस है वैसे तो, 2-4 क्वेश्चन एक्स्ट्रा ही हैं। ये जो है 1 वर्ड में आएंगे। और ज़्यादातर एक चीज़ और ध्यान देनी है तुमको 1 मार्क्स में, जोन से क्वेश्चन लोकेशन बेस्ड है ना, जिनमें लोकेशन पूछी जाएगी वो आपको पता लग जाएगा क्वेश्चन करते टाइम पे, उनमें आपको साथ में उनकी लोकेशन मैप पर भी देख लेनी है, क्योंकि हो सकता है, ज़्यादातर मैंने देखा है ये चीज़ें, कभी कभी इधर के क्वेश्चन को मैप में पूछ लेते हैं लोग। जनसंख्या घनत्व की परिभाषा लिखिए। कार्यशील जनसंख्या का आयु वर्ग कौन सा होता है? 21वीं शताब्दी के आरंभ में विश्व की जनसंख्या कितनी थी? वो थी 6, और कितनी थी, अरब खरब कितने में आती है यार, ये खरब होगी शायद, खरब खरब 6 बिलियन थी। अभी हिंदी में बिलियन को क्या कहते हैं, खरब ही कहते होंगे ना। जापान का कौन सा औद्योगिक प्रदेश घना बसा हुआ है? अफ्रीका का एक खनिज क्षेत्र बताइए जहां पर घनी जनसंख्या बसी हुई है। विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला नगर कौन सा है? कहां पर है सबसे ज़्यादा पब्लिक, पता लगाओ। जनसंख्या पिरामिड क्या होता है? भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा है? कौन सा नगर सबसे पहले मिलियन नगर बना था, मतलब कि उसकी पब्लिक मिलियन पहुंच गई थी? पश्चिमी बंगाल के 2 उत्पादक क्षेत्रों के नाम, पश्चिम बंगाल के 2 उत्पादक क्षेत्रों के नाम बता, किसके उत्पादक चाहिए भाई इनको? चाय के होंगे, आई थिंक सो, क्योंकि देखो मैंने इंग्लिश में पढ़ाया था तो कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल में चाय का ही पूछा था, आई थिंक सो इन्होंने तो। जो भी है देखो, मोस्ट प्रोबेबली तो ये होना चाहिए, एरर हो गई यहाँ पे थोड़ी मोटी, ठीक है, कोई ना, वेबसाइट पे मैं चेक करके इसको अपडेट कर दूंगा क्या गड़बड़ हुई, कुछ वर्ड छूटा है यहाँ पे बीच में, ठीक है। संसार के सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि किस महाद्वीप में है? वो है हमारे ही महाद्वीप में, एशिया में, क्योंकि यहाँ पे देखो चीन में पब्लिक बड़ी पड़ी है, भारत चीन को भी पीछे छोड़ने की रेस में लगा हुआ है। भिलाई स्टील कारखाना किस राज्य में है? वो है छत्तीसगढ़ में। विश्व में, ये इसकी लोकेशन भी पढ़ लेना, काम का है ये लोकेशन के मामले में भी। विश्व में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? 2001 के अनुसार हमको बताना है। भारत में प्रथम श्रेणी के नगरों की जनसंख्या आकार क्या है? औद्योगिक क्रांति के समय विश्व की जनसंख्या कितनी थी? जब अंग्रेज मशीनों की टेक्नोलॉजी लेके आए थे ना, उस टाइम पे हमसे पूछ रहे हैं। जापान का कौन सा औद्योगिक प्रदेश घना बसा है? ये फिर आ गया, शायद रिपीट हो गया है। विश्व मानव विकास रिपोर्ट का प्रकाशन करने वाली संस्था का नाम लिखिए।
मानव विकास सूचकांक के सर्वोच्च पायदान पर कौन सा देश है? मानव विकास की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया? भारत के किस राज्य में मानव विकास सूचकांक अधिकतम है? मानव विकास अवधारणा के अंतर्गत समता से आप क्या समझते हो? दक्षिण पूर्व एशिया के 2 अर्थशास्त्रियों के नाम बताने हैं जिन्होंने मानव विकास की अवधारणा सबसे पहले प्रस्तुत की थी। मानव विकास सूचकांक का प्रतिपादन कब किया गया था? ये 90 के आसपास है। 1990 तो नहीं है, मोस्ट प्रोबेबली शायद से। ये इसका आंसर आपको एमसीक्यू में जरूर मिलेगा। एमसीक्यू में है ये क्वेश्चन, ठीक है, वो कई बार आ चुका है तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ। मोस्ट प्रोबेबली तो 1990 है, जो जहाँ तक मुझे ध्यान आ रहा है। हो सकता है गड़बड़ भी हो, 90 जरूर है, लेकिन 1890 या 1900, बट मेरे को चांसेस लग रहे हैं 1990 वाले, ठीक है। अभी देखो मैंने भी पढ़ाया था यार, भूल जाते हैं इतनी सारी चीज़ें पढ़ने के बाद में। ऋतु प्रवास क्या है? भौतिक भूगोल किसे कहते हैं? किन्हीं 2 प्रतिकर्ष कारकों के नाम लिखिए जो लोगों को उनके रहने के मूल स्थान से प्रवास करने के लिए उत्तरदायी होते हैं। मेगा सिटी से क्या तात्पर्य है? भारत किस प्रादेशिक व्यापार समूह का सदस्य है? शुष्क कृषि किसे कहते हैं? कई बार आ चुकी है। सहकारी कृषि किसे कहते हैं? खनिजों की परिभाषा दीजिए, सबसे इजी लेवल 9th में ही आ गए थे। तो भारत के पूर्वी तट पर स्थित 2 पत्तनों के नाम लिखिए। देखो ये चीज़ जरूर ध्यान देनी है, 2 तट है हमारे पास में। एक है पूर्व दिशा कौन सी है? इधर है ना, ये है हमारी पश्चिम दिशा। तो या तो पूर्वी या पश्चिमी, 2 तटों के नाम जरूर पढ़ लेना। इधर पढ़ते 2 पूर्वी के पूछे हैं, यहाँ पे विशाखापट्टनम पड़ता है हमारा, और एक आध और है यार, अभी ध्यान नहीं मुझे, ठीक है। मेन तो यही था जो कि ज़्यादातर मैंने पढ़ा है, ध्यान रहती है। अब विनिमय व्यवस्था क्या होती है? भारत के पश्चिमी तट पर 2 पत्तनों के नाम लिखे। पश्चिमी तट पर बहुत सारे, इधर से यहाँ पे कांडला पड़ता है गुजरात के पास में, मुंबई है ना। बंदरगाहें तो देखनी है हमको, पता नहीं बंदरगाहें की वो मतलब समंदर से जो कनेक्टेड होती है। और भी है 2-3 और है शायद, आई थिंक सो। तो पॉपुलर से हैं जो मेरे को ध्यान रहते हैं यार, कुछ चीज़ें भूल जाते हैं, बट आपको पढ़ लेने दोनों साइड के। भारत के किसी नियोजित नगर का नाम लिखिए। भारत में विशालतम भाषाई समूह का नाम लिखिए। भारत में गरीबी के विस्तार का आकलन कौन करता है? भारत में 3 फसल कौन सी है? वो है खरीफ की फसल, रबी की और जायद की फसल, है ना। उन्हीं के बारे में तो पढ़ा है तुमने किताब में, उन्हीं के नाम पूछ रहे हैं आपसे ये। मृदा लवणता का मुख्य कारण क्या है? राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 किस नदी पर और किन 2 स्थानों के बीच में पड़ता है? अशोधित जन्म दर क्या है? उत्तर पूर्वी भारत में स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जाना जाता है? वो होती है ना कि झूम बराबर झूम खेती, वही है ये स्थानांतरित खेती। तो इसको जो है ये पूछ रहे हैं हमसे, उत्तर पूर्वी भारत में किस नाम से जानते हैं, चेक कर लेना जरूर से। इसको साथ में ये भी पढ़ लेना, स्थानांतरित कृषि क्या होती है, कैसे करते हैं। वैसे तो याद हो गया होगा यार, 9th से पढ़ रहे हो तुम कि पेड़ों को काटो, जला डालो, फिर खेती करो, और खेती करके फसल लेके और भाग जाओ वहाँ से, फिर नई जगह भी वही कांड करो। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग क्या होते हैं? परिवहन से क्या तात्पर्य है? भारत के किस राज्य में सर्वाधिक संख्या में अप्रवासी आते हैं? हमसे राज्य पूछा है, ठीक है ना। शहर भी पूछ सकते हैं हमसे कि कौन से शहर में आते हैं। भारत में किस राज्य में सर्वाधिक अप्रवासी हैं? प्रवास के 2 मुख्य कारक लिखिए। वो हो सकता है आपको रोजगार नहीं मिल रहा है, हो सकता है आपके पास पैसे की किल्लत है, पानी की किल्लत है, सुविधाओं की किल्लत है, कोई भी बहुत सारे रीजन होते हैं, 2 कारण देने हैं तुमको। तो भारत में सबसे अधिक प्रवास किस देश में हुआ है? ओस, अमन और बोरो किस खाद्य फसल के नाम हैं? भारत में कॉफ़ी का अधिकतम उत्पादक राज्य कौन सा है? कहाँ पे सबसे ज़्यादा कॉफ़ी उगती है? ये जो राज्य तुम पढ़ोगे इसको साथ में मैप पर भी कर लेना, ठीक है। किस खनिज को भूरा हीरा, ये जो नाम है, इसके नाम से जाना जाता है? विनिर्माण से क्या मतलब है? यानी कि कुछ बनाना यार, बेसिकली फैक्ट्रियों में जैसे बनता है ना कुछ सामान, उसी को हम विनिर्माण कहते हैं। पर्यटन किसे कहते हैं? ये तो पता है सबको। भारतीय श्रमिकों का सर्वाधिक अनुपात किस सेक्टर में लगा हुआ है? वो है पहला ही सेक्टर है, खेती में तो लग रहे हैं सबसे ज़्यादा लोग। भारतीय डायास्पोरा से आप क्या समझते हैं? वर्तमान प्रतिभूमि किसे कहते हैं? अभी पहले पढ़ा था, भूल गए शायद, खाली पड़ी जगह को क्या, ऐसा कुछ है ये। अरव अरवारी पानी संसद कार्यक्रम किस राज्य में चलाया जा रहा है? विजाग इस्पात संयंत्र किस राज्य में है? देखो ये लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, समझ में आ रहे हैं तुमको? इनको जरूर से मैप पे भी पढ़ने हैं तुमको, हेल्प मिलेगी आपको मैप में। वैसे मैप की वीडियो बना दी थी, वो तो जरूर करने हैं जो क्वेश्चन उसमें दिए थे।
भारत के किस राज्य में बौद्ध जनसंख्या सबसे ज़्यादा है? ओपेक का पूरा नाम लिखिए। उस देश का नाम बताइए जहां व्यावहारिक रूप से हर किसान सहकारी समिति का सदस्य होता है। सूचना का संग्रहण किस क्रियाकलाप में आता है? बस्तियों के दो मुख्य प्रकार बताइए। कितने दो प्रकार की बस्तियां? भारत में पहली पूर्ण जनगणना, पूर्ण रूप से मतलब सारे लोगों को जब गिन दिया गया, कब हुई थी वो? आदिमकालीन मानव के दो क्रियाकलाप बताइए। ट्रांस कनेडियन महामार्ग किन दो नगरों को जोड़ता है? बिग इंच क्या है? गैरिसन नगर क्या होते हैं? मुंबई हाई कहाँ स्थित है? तो मुंबई के पास में लोकेशन, इसकी लोकेशन भी याद रख लेना, तो मुंबई में ही है वैसे तो। कई स्टूडेंट को मुंबई भी नहीं पता होगी, अगर तुमको ब्लैंक मैप दे दिए ऐसे कर लेना, जरूर से पढ़ लेना उनको कहाँ से पड़ती है वो एग्जैक्ट अंदाजा होता है, वैसे तो एस्टिमेट मारना होता है। भरमौर जनजातीय क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? स्वर्णिम चतुर्भुज किन चार महानगरों को जोड़ता है? प्रतिकूल व्यापार संतुलन क्या है? अनुकूल व्यापार संतुलन से क्या मतलब है? दोनों टाइप का पूछ लिया, प्रतिकूल भी अनुकूल भी। व्यापार किस वर्ग की क्रिया है? परिवहन जाल क्या होता है? महानगर क्या होते हैं? भारत की दो खनिज पेटियों के नाम बताने हमको, ठीक है। वैसे दो में इनको मैप पे भी देख लेना, क्योंकि खनिज वगैरह मैप पे भी पूछे जा सकते हैं। धरातलीय जल के चार मुख्य स्रोत हमको बताने हैं। क्या क्या स्रोत है? कलपक्कम परमाणु ऊर्जा केंद्र किस राज्य में स्थित है? ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग के पूर्वी छोर पर स्थित स्टेशन का नाम बताइए। पूर्वी भी पढ़ लेना, पश्चिमी भी, जो भी जितने भी है वो पढ़ लेना इसके बारे में, ठीक है। ये पूछ लेते हैं हमसे। वैश्वीकरण क्या है? व्यापार के दो प्रकार बताइए। दो प्रकार के व्यापार होते हैं, राष्ट्रीय अपना अंतर्राष्ट्रीय, वो वही टाइप के बताने होंगे। स्वेज नहर का निर्माण कब हुआ था? स्वेज नहर के दो छोरों पर स्थित पत्तनों के नाम बताइए। विश्व में परिवहन के मुख्य साधन बताइए। क्या क्या है साधन? पल्ली बस्तियां क्या है? अपारंपरिक ऊर्जा के दो स्रोत बताइए। दो स्रोत क्या क्या है? देखो उदाहरण ही है ये, अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत क्या होते हैं वो भी पूछ सकते हैं आपसे। वायु प्रदूषण के दो स्रोतों के नाम बताइए। भाई वायु प्रदूषण के लिए दो ही स्रोत पूछे इन्होंने, तो ज़्यादा भी पूछ लेते तब भी बता देते, तुम बिना पढ़े भी बता देते हैं ना। झबुआ जिला, ये पता नहीं कहाँ से आ गया भाई, किस राज्य में, पता लगा लो इसका, मैप पे भी देख लेना साथ में। भारत के दो राष्ट्रीय जलमार्गों के नाम बताइए। किस उद्योग को आधारभूत उद्योग कहते हैं? वो है लोहा और इस्पात उद्योग को, उसको हम कहते हैं आधारभूत उद्योग, क्योंकि लोहे के बिना कुछ भी इंडस्ट्री, कोई भी फैक्ट्री लगानी है तो वो लगेगी नहीं, तो इसीलिए हर फैक्ट्री का आधार है ये लोहा और इस्पात उद्योग, तो इसीलिए इसको आधारभूत उद्योग कहा जाता है। सहारा क्षेत्र में कौन से पशु पाले जाते हैं? देखो रेत है, रेत में क्या ही पालेंगे, ज़्यादातर तो ऊँट ही पालते हैं, एडिशनल चीज़ें तुम पता लगा लेना। उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े महानगर का नाम लिखिए। ओरिएंट एक्सप्रेस रेल मार्ग किन स्थानों को जोड़ता है? बस्ती किसे कहते हैं? सबसे इजी क्वेश्चन, जहाँ पे लोग बस गए, घर बन गए पास पास, उसको हम बस्ती कहते हैं। भारत में कोयला क्षेत्रों के दो समूहों के नाम लिखिए। राष्ट्रीय जल नीति के दो उद्देश्य लिखिए। भारत में पहला परमाणु शक्ति केंद्र कहाँ पर लगाया गया? इसको साथ में मैप पे भी जरूर देख लेना, ठीक है। नाफ्ता का पूरा नाम बताइए। पूर्वी पश्चिमी गलियारे के दो अंतिम स्टेशनों के नाम लिखे। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग के दोनों किनारों पर कौन कौन से नगर स्थित है? ये लो पूछ लिया हमसे, पूर्वी भी पश्चिमी दोनों ही पूछ लिए। किस राज्य यानी केंद्र शासित प्रदेश को छोड़ दो उसके हिसाब से बताना है का लिंगानुपात 2011 जनगणना के अनुसार सबसे कम है? भारत की किस नदी घाटी में गोंडवाना कोयला क्षेत्र है? सिलिकॉन घाटी कहाँ पर स्थित है? ट्रांस कैनेडियन महामार्ग किन दो नगरों को जोड़ता है? भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सबसे बड़ा नगर कौन सा है? रूहर औद्योगिक प्रदेश किस देश में स्थित है? भारत में कोयला क्षेत्रों के दो समूहों के नाम, ये शायद रिपीट हो गया ना क्वेश्चन। उत्तर पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? भारत में सबसे लंबा राष्ट्रीय महामार्ग कौन सा है? अदीस अबाबा किस देश की राजधानी है? पता लगा लो भाई, अजीब सा ही नाम है, मैंने तो नाम भी नहीं सुना इस देश का। तो ये थे हमारे टोटल क्वेश्चन, मैंने सारे क्वेश्चन करा दिए हैं, 1 मार्क्स के, 2 मार्क्स के, 3 मार्क्स के और इवन 5 मार्क्स के। देखो मेन क्वेश्चन मैंने पहले करा दिए हैं क्योंकि तुम लास्ट तक आते नहीं हो, है ना। अभी बताओ यार कमेंट में कौन कौन ने, किस किस ने वीडियो लास्ट तक देखी है, मुझे भी मज़ा आ जाएगा कि तुमने अगर कमेंट करी भैया हमने लास्ट तक देख ली। चलो मिलते हैं नई वीडियो में, बाय बाय।